नमस्कार बच्चों, सरिता शर्मा की हिंदी पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है माटी वाली। लेखक हैं विद्यासागर नोटियाल। सबसे पहले हम इस कहानी का उद्देश्य यानी इस पाठ का उद्देश्य कि लेखक ने किस मूल भाव के तहत, किस उद्देश्य के तहत इसको लिखा है। बच्चों, माटी वाली पाठ में विस्थापितों की समस्या को उभारा गया है जो टिहरी बांध बनाने से उत्पन्न हुई थी। इस समस्या का सबसे ज़्यादा असर गरीबों, लाचारों तथा असहाय लोगों पर पड़ा है। जन सामान्य तथा सरकार इस समस्या से अवगत हो, इन विस्थापितों की पीड़ा समझे तथा इनके प्रति सहानुभूति प्रकट करे, इसलिए इस समस्या को उभारा गया है। इसे मार्मिक ढंग से बताया गया है कि माटी वाली जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है उसका रहा सहा सहारा तथा उसका शमशान तक छिन चुका है। माटी वाली जैसी गरीब लाचार महिला को टिहरी बांध बन जाने के कारण अब विस्थापित होना पड़ेगा, परंतु नई जगह पर स्थान पाने के लिए प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है जो उसके पास नहीं है। ऐसे में अब वह कहाँ जाएगी, उसका क्या होगा? इन प्रश्नों के जवाब खोजने की तथा इनके बारे में सकारात्मक चिंतन करने की आवश्यकता है, जो कि इस पाठ का उद्देश्य है। बच्चों, मैं आपको बता दूं, विस्थापित या विस्थापन इन शब्दों का अर्थ होता है वी प्लस स्थापन, यानी दोबारा स्थापित करना। जैसे मान लीजिए, मैं आपको वेरी शॉर्ट में बताती हूँ, कहीं पर पुल बनना है। आपके रोहतक शहर में एलिवेटेड रोड बन रहा है रेलवे का, आप लोगों ने देखा होगा बजरंग भवन फाटक के आसपास। तो वो जब बना है तो या जो जितने भी पुल बनते हैं तो आसपास की कुछ दुकानों को हटाया गया होगा, जगह चौड़ी की गई होगी। तो जो लोग उस जगह में आए उनको वहाँ से हटाया और उनको या तो सरकार ने पैसे दिए या उनको कहीं और जगह दी। ऐसे ही किसी गांव से रेलवे लाइन निकलती है तो सरकार उस गांव की ज़मीन को लेती है, तो जिसकी वो ज़मीन होती है उसको उसके बदले में पैसे मिलते हैं या उसको कहीं पर उतनी ही जगह दी जाती है। तो जिसके पास कागज़ है बच्चों, उनको तो फिर भी समस्या कम आती है, लेकिन जो किराए पर रहते हैं या जैसे माटी वाले की तरह बहुत ही गरीब लोग हैं जो रेलवे लाइन के आसपास झुग्गी झोपड़ी डालकर रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है और यही इस पाठ में दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं विस्थापन की समस्या क्या है। आज व्यक्ति, समाज, देश सभी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। विकास के लिए देश में बिजली, पानी, सड़कें आदि की अच्छी व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। जिन स्थानों पर इन आवश्यकताओं संबंधी परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं वहाँ के नागरिकों की ज़मीन को सरकार द्वारा अधिग्रहित यानी ले लिया जाता है। अधिग्रहित होता है लीगली तौर पर लेना, इसके बदले उन्हें कहीं और स्थान दिया जाता है। विस्थापितों के लिए सिर्फ जगह दे देने से ही समस्या हल नहीं हो जाती है। लोगों को अपना बसा बसाया घर छोड़ने के साथ व्यवसाय तथा खेतीबाड़ी से भी दूर होना पड़ता है। उनके लिए ऐसा कर पाना बहुत ही कष्टकर होता है। सबसे बुरी स्थिति बच्चों उन लोगों की होती है जो किसी ज़मीन पर रहते तो हैं पर उनके पास ज़मीन का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है, जैसा कि इस पाठ में माटी वाली बुढ़िया दिखाई है, क्योंकि उसकी ज़मीन जमींदार की उसकी जो झोपड़ी है जमींदार की ज़मीन पर बनी हुई है, तो इसके अभाव में वे नई जगह में अपना आवास नहीं बना पाते हैं तथा उनके पास जो होता है उससे भी वो हाथ धो बैठते हैं। हालांकि सरकार कुछ ना कुछ करती है लेकिन सही न्याय नहीं हो पाता है और गरीब लोगों को इस समस्या का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। अब इस पाठ में माटी वाली जो मुख्य पात्र है इस कहानी की, उसका चरित्र चित्रण देखते हैं। बच्चों, ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। इन पॉइंट्स को अगर एक एक करके आप सारे पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको पूरे पाठ का सार भी समझ में आ जाएगा। और बच्चों, जो एनसीईआरटी के जो आपके प्रश्न उत्तर हैं वो भी इन्हीं में से निकलने वाले हैं, तो आप वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें। आपको प्रश्नों के उत्तर जो कि आपकी परीक्षा में 2 अंक का एक आने वाला है, यानी 2-2 अंकों के 3 या 3-3 अंकों के 2, इस प्रकार से आने वाले हैं।
तो इन्हीं में से उन प्रश्नों के उत्तर निकलेंगे। तो माटी वाली का चरित्र चित्रण। माटी वाली गरीब, लाचार, छोटे कद की हरिजन बुढ़िया है। पाठ में एक शब्द आया होगा नाटा कद। नाटा कद का मतलब होता है छोटा कद, जो अपनी आजीविका के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करती है। प्रातःकाल शहर से बाहर माटा खाना जाती है और वहाँ से लाल मिट्टी लाकर टिहरी शहर के घर घर में देती है। बच्चों, जो टिहरी शहर है ना, ये उत्तरांचल में है, अभी भी है ये। अगर आपको वहाँ जाने का मौका मिले तो आप देख सकते हैं। जो लेखक हैं इस पाठ के, वो भी टिहरी गढ़वाल के ही हैं। शाम को घर लौटते समय रास्ते में माटी के बदले मिली हुई रोटियों का हिसाब लगाती है और बूढ़े पति के बारे में सोचती है। घर जाकर भोजन की व्यवस्था करती है और अपने बूढ़े बीमार पति की सेवा में जुट जाती है। इस पूरी दिनचर्या में उसे अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता है। यहाँ एक एनसीईआरटी के प्रश्न का उत्तर है बच्चों, ध्यान रखना। इस प्रकार कह सकते हैं कि माटी वाली परिश्रमी, मृदुभाषी, कर्तव्यपरायण, जिम्मेदार, समझदार व साहसी महिला। अब आप देखेंगे ये गुण कैसे हैं। मृदुभाषी, वो मकान की मालकिन के साथ बड़े ही मधुर स्वर में बात करती है। कर्तव्यपरायण, जिम्मेदार, माटी पहुंचाती है जिम्मेदारी से और पति की सेवा भी करती है। समझदार भी है, पीतल के बर्तनों पर बड़े अच्छे से बातचीत करती है। साहसी भी है, पुनर्वास के अधिकारी से बात करती है। पाठ के अंत में दिखा रखा है। इधर उसका बूढ़ा पति मर जाता है और उधर ही शहर में पानी भरना शुरू हो जाता है। वह बहुत दुखी है, लेकिन अपने मृत पति को छोड़कर नहीं जाती है और आने जाने वालों से एक ही बात कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। माटी वाली और उसका कंटर। कंटर बच्चों डिब्बे को कहते हैं। बड़ा सा डिब्बा, प्लास्टिक का या लोहे का, चौकोर या गोल। आजकल प्लास्टिक के आते हैं, पहले लोहे के आते थे, जिसमें 10 लीटर या 15 लीटर तेल या घी आता था, तो उसको कंटर कहते हैं। टिहरी शहर के घर घर में बड़े तो बड़े बच्चे भी माटी वाली और उसके कंटर को जानते थे। माटी वाली की लाल मिट्टी हर घर की आवश्यकता थी, जिससे चूल्हे चौके की लिपाई पुताई की जाती थी और उस काम को करने वाला उसका कोई प्रतिद्वंद्वी भी नहीं था। माटा खान शहर से बहुत दूर था, लोग अपने आप मिट्टी नहीं ला सकते थे और शहर की मिट्टी रेतीली थी, जिसे लिपाई का काम नहीं हो सकता। बच्चों, ये चीज़ आप करके देख सकते हैं। एक बालू मिट्टी होती है, एक रेतीली मिट्टी होती है और एक चिकनी मिट्टी होती है, इसको काली मिट्टी या लाल मिट्टी कहते हैं, जिससे आप कई बार खिलौने बनाते हैं ना, मिट्टी के जो घड़े बनते हैं, दिए बनते हैं। आप लोग भी गणेश जी वगैरह भी आप लोगों ने पीछे बनाए थे, तो ये लाल मिट्टी से या काली मिट्टी से बनते हैं, चिकनी मिट्टी बोलते हैं उसको। इसलिए माटी वाली शहर से बाहर स्थित माटा खाना से माटी लाती और टिहरी शहर के घर घर में पहुंचाती थी। वह अत्यंत गरीब महिला थी। माटी लाने के लिए कंटर भी किसी घर से ही लेती थी और कई कई दिनों तक एक ही कंटर का प्रयोग किया करती थी। यही कारण था कि टिहरी शहर के सभी लोग माटी वाली और उसके कंटर को भली भांति जानते थे। माटी वाली और उसका भाग्य। दिनचर्या आपको पहले बताइए उसकी। सुबह उठना, माटा खान जाना, वहाँ से माटी लेकर घर में पहुँचाना, फिर कहीं पर चाय मिल गई तो चाय पी ली, 2 रोटियाँ मिल गई तो वो रोटियाँ उठा ली, फिर माटा खान जाना, फिर माटी लेकर आना। यानी माटा खाना बहुत दूर था ना, तो मुश्किल से वो 2 चक्कर लगाती होगी। और फिर घर भी उसका दूर था, उधर माटा खाना दूर था, इधर जब शहर से अपने झोपड़ी तक आती थी, क्योंकि वो गांव से बाहर बनी हुई थी, वो भी दूर था। तो इस पूरे समय में शाम हो जाती थी और लौटते समय वो क्या करती थी, रोटियों का हिसाब लगाती थी। यानी दिन में तो पूरा दिन काम, आना जाना, और फिर लौटते समय रोटियों का हिसाब, बीच में जो रास्ता था उसमें, और घर आने के बाद भोजन की व्यवस्था और बूढ़े बीमार पति की सेवा। तो इस सब के बीच में उसे अपने भाग्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता था। अब उसके इस चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखो बच्चों, सीखने अच्छी बात हम किसी के भी चरित्र से सीख सकते हैं, चाहे गरीब है चाहे कैसा ही है, और बुरी बात हमें किसी से नहीं सीखनी चाहिए। तो माटी वाली से क्या हम अच्छी बात सीख सकते हैं? कर्मवादी बने, भाग्यवादी ना बने, कर्म में विश्वास रखें और ईमानदारी के साथ परिश्रम करें।
भूख मीठी कि भोजन मीठा। इस कहानी में इस वाक्य का जिक्र 2 बार आया है। एक बार तो घर की मालकिन माटी वाली को चाय के साथ रोटी देते समय कहती है, और दूसरी बार माटी वाली जब शाम के समय घर जा रही होती है तो वह अपने बूढ़े पति द्वारा अक्सर कहे गए इस वाक्य को याद करती है कि भूख मिटी की भोजन मीठा। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य बहुत सिंपल है। भूख और भोजन का आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है। यदि खाने वाले को भूख लगी हो तो रूखा सूखा भोजन भी रुचिकर तथा स्वादिष्ट लगता है, और खाने वाले का पेट पहले से भरा हो तो 56 भोग भी उसे अच्छे नहीं लगते, उसे भोजन में कोई स्वाद नहीं आता। भूख लगने पर रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। अतः स्वाद भोजन में नहीं बल्कि भूख में होता है। घर की मालकिन और माटी वाले के बीच हुई वार्ता। ये पहले ही बताया आपको कि जब वो माटी देने जाती है तो एक घर में एक मालकिन है, वो उसे पीतल के गिलास में चाय देती है। तो माटी वाली बताया मैं समझदार थी, तो माटी वाली क्या पूछती है कि आपने इन गिलासों को अब तक संभाल के रखा है? तो घर की मालकिन कहती है कि पुरखों की गाढ़ी कमाई, पुरखों यानी हमारे बड़े पूर्वज, गाढ़ी कमाई बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा। तो पुरखों द्वारा बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव मतलब सस्ते भाव, बहुत ही सस्ते भाव में बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। ये बात कौन कहता है? ये बात घर की मालकिन कहती है जब माटी वाली पीतल के गिलासों के बारे में पूछती है। अब इसमें हमारा क्या विचार है? हमारे विचार से घर की मालकिन का यह कथन कहीं ना कहीं सही है। समय के साथ कुछ पुरानी चीज़ों को तो हमें छोड़ना पड़ता है, लेकिन फैशन के चक्कर में आकर हमें पुरानी व मूल्यवान वस्तुओं की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यहाँ कुछ छूट गया बच्चों। पुरानी व मूल्यवान वस्तुओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन पुरानी व मूल्यवान वस्तुओं को सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि एक तो वे पुरखों द्वारा बड़ी मेहनत से इकट्ठी की गई हैं, और दूसरा उनमें उन पुरखों का प्रेम भी है और हमारी संस्कृति की झलक भी है। अतः हमें उनके प्रेम, दूरदर्शिता तथा उनकी भावना को समझते हुए उन पुरानी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए। माटी वाली द्वारा रोटियों का हिसाब लगाना, ये बताया मैंने आपको। उनकी दिनचर्या बताई जब कि वो जब शाम को घर लौटती थी तो रास्ते में रोटियों का हिसाब लगाती थी कि 2 रोटियां खुद खा लेगी, 2 पति को दे देगी। तो इस प्रकार रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी, मजबूरी तथा व्यवस्था को प्रकट करता है। वह सुबह से शाम तक कठिन परिश्रम करने के बाद भी 2 समय की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाती है, और रास्ते में वह सोचती है ना कि पति को प्याज के साथ रोटी दूंगी और 2 दूंगी, 3 दूंगी। तो इस प्रकार दिन भर मेहनत करने के बाद उसके मन में बूढ़े बीमार पति का ख्याल है। तो कौन से भाव प्रकट होते हैं इससे? कि वह इन बातों से बूढ़े पति के प्रति सेवा भाव, समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा व प्रेम का भाव व्यक्त होता है। बूढ़े पति की मृत्यु और माटी वाली का दुख। अब जो उनके जो पति थे माटी वाली के, वो बूढ़े तो थे ही, साथ में बीमार भी थे। इसमें विस्थापन की समस्या को दिखाया गया है। लेखक ने टिहरी से विस्थापित होने वाले लोगों के दर्द को अत्यंत गहराई से महसूस किया है। टिहरी शहर में जब बांध का पानी छोड़ा जाता है तो सबसे पहले शमशान की भूमि डूबती है। इधर माटी वाली का पति प्राण त्याग चुका है। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर सबसे एक ही बात कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस वाक्य से माटी वाली के हृदय के अंदर दबी हुई गहन वेदना, गहरी पीड़ा प्रकट होती है। वह कहना चाहती है कि गरीब आदमी का सब कुछ छीना जा रहा है, यहाँ तक कि मरने के बाद उससे जगह भी नहीं मिल रही है जहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। वह जीते जी तो कभी सुख शांति से नहीं रह सकता, कम से कम मरने के बाद तो शमशान में जगह मिल सके। लेकिन विस्थापन की समस्या के कारण गरीब आदमी का शमशान भी उजड़ रहा है, इसलिए वह पीड़ा व हताशा के कारण कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अब बच्चों ये प्रश्न अभ्यास है, ये आपके सामने प्रश्न है। कंटर को जानते थे, माटी वाली को जानते थे,
अच्छा बुरे भाग्य में सोचने का समय नहीं था। इन सारे प्रश्नों की चर्चा इस पूरी वीडियो में हो चुकी है। आप वीडियो को बार बार पॉज करके देखें और इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे ज़रूर, क्योंकि कहते हैं 2 बार याद किया हुआ और 1 बार लिखा हुआ। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 बार देखेंगे, 1 बार लिखेंगे और 2 बार याद करेंगे। इस पाठ को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य लिखें और वीडियो को शेयर व लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।